क्योंकि दरअसल सीज फायर के बीच ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ईरान ने यूएई पर हमला कर दिया, यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए गए। ईरानी हमले के बाद फुजैरा में तबाही मची है। फुजैरा में ऑयल रिफाइनरी पर जो अटैक हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद यूएई में डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। यूएई पर हुआ ये एक बड़ा हमला है जो कि सीज फायर के दौरान किया गया है, लिहाजा इसकी गंभीरता और ज्यादा है। फुजैरा में यह अटैक हुआ है, तेल डिपो को बनाया गया है निशाना। आप जानते हैं यूएई 7 एमिरेट्स से बना हुआ एक देश है जिसमें 7 एमिरेट्स हैं, जिससे यूएई कहा जाता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहा जाता है। और उसी में से एक एमिरेट है फुजैरा, जहां पर यह ऑयल रिफाइनरी है जिसे ईरान ने बनाया है ताजा हमले में निशाना। और ईरान हमले पर यूएई का दावा, कई ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। समुद्र में जा गिरी ईरानी मिसाइल, डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को रोका। तो कई ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया गया है। समंदर में ईरानी मिसाइलें जा गिरी, एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। और यूएई ने ईरानी हमले की पुष्टि की है। यूएई के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान आ गया है और कहा गया है कि हमले हुए हैं। ईरान ने 15 मिसाइलों से ताजा हमले को अंजाम दिया है। 12 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं और 3 क्रूज मिसाइलें थीं। ये यूएई के रक्षा मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक बयान में बाकायदा बताया गया है। ईरान ने इसके अलावा 4 ड्रोन से भी हमले किए हैं। 4 ड्रोन्स का भी हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। सोचिए, 12 बैलिस्टिक मिसाइलें मारी गई हैं, 3 क्रूज मिसाइलों से यह बड़ा अटैक अंजाम दिया गया है ईरान की तरफ से। और यूएई में ईरानी हमले का जवाब, जी हां, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने जवाब दिया है। डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है। तो यूएई की तरफ से ये देखिए, जिस तरह से ईरान की तरफ से अटैक किया गया, यूएई में हमलों का जवाब भी दिया गया और इजरायली डिफेंस सिस्टम से यहां पर उसे रोका गया। डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया, ये दावा किया जा रहा है। तो ये कैसे हो गया? युद्ध विराम टूटा, यूएई पर ईरान ने कर दिया हमला। 15 मिसाइलों से ये हमला किया गया है। देखिए, 12 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और 3 क्रूज मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं। इसके अलावा 4 ड्रोन से भी अटैक किया गया है, यानी बड़े नुकसान की मंशा से ये अटैक हुए हैं। टारगेट पर कौन? फुजैरा पोर्ट, ऑयल टैंकर और रिफाइनरी, ये टारगेट पर रही ईरान के। ईरान ने यह हमला क्यों किया? हॉर्मुज में नाकेबंदी का बदला लिया गया है। जंग में यूएई, अमेरिका एक साथ हैं। अमेरिका ने यूएई से मदद ली है और उसका ये जवाब दिया गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष झा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ये कैसे हो गया? मतलब इतना बड़ा कदम कि सीज फायर के बीच यूएई और ओमान को ईरान ने बना दिया निशाना। देखिए, ये बात तो सही है कि इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव चरम पर है और कभी भी जंग छिड़ सकती है। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे अब ये एक न्यू नॉर्मल हो गया। ईरान का जब मन करे तब वो 10-20 मिसाइल यूएई के एयर स्पेस में दाग देगा, चाहे हुजैरा पोर्ट पे या फिर दुबई के आसपास किसी शिप में या किसी पोर्ट पर या किसी ऑयल प्लांट में। और फिर यूएई की तरफ से केवल एयर डिफेंस इंगेज होंगे और कहा जाएगा कि हमारे पास जो है सो जवाब देने का अधिकार होगा और हम उसके बारे में तय करेंगे। यानी कि अब ये तय हो गया है कि आज तक जो इजराइल ईरान का दुश्मन नंबर 1 होता था और अमेरिका दुश्मन नंबर 2 होता था, अब उसका क्रम बदल गया है। अब ईरान का दुश्मन नंबर 1 यूएई रहेगा और उसके बाद इजराइल और उसके बाद अमेरिका। और यही वजह तो है कि सीज फायर के बीच में जिस वक्त खुद ईरान के विदेश मंत्री ये बात कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, उस दौरान ईरान की तरफ से बस 15 मिसाइल और 4 ड्रोन मारे गए और बयान यह आता है कि देखिए हमारा कोई प्लान नहीं है यूएई पर अटैक करने का। तो मतलब जब मन करे आप मिसाइल मार दीजिए और कहीं हमारा प्लान नहीं है। तो यूएई को और बाकी जो गल्फ कंट्री है उसको इसी बात का डर है कि चूंकि अब ईरान के खून
मुंह में खून लग गया है। क्योंकि ईरान ने देख लिया कि वो 40 दिन तक अमेरिका से जंग लड़ सकता है, तो यूएई, कतर, सऊदी और बहरीन की बिसात ही क्या है। तो ये स्थिति बनती नजर आ रही है इस वक्त। और देखा जाए तो ये एक सीज फायर विथ फायर है, यानी सीज फायर की बात होती रहेगी और इसमें फायर भी चलता रहेगा। ईरान ने कम से कम इस हमले से यही साबित किया है। ट्रंप ने ईरान युद्ध को मिनी वॉर कहा है और ईरानी नौसेना पूरी तरह से तबाह हो गई, यह भी ट्रंप ने दावा किया है। ईरान के पास महज 159 जहाज बचे हैं, ये ट्रंप दावा कर रहे हैं। और देखिए, अमेरिकी जहाज पर ईरान ने हमला किया है। 2 मिसाइलों से ईरान ने इस अटैक को अंजाम दिया है। हॉर्मुज जाने की कोशिश कर रहा था जहाज और ईरान ने इस पर अटैक कर दिया। IRGC ने पहले चेतावनी दी अमेरिकी जहाज को और जब ऑर्डर नहीं माना गया तो हमला कर दिया गया। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अब ईरान का रुख बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, IRGC की तरफ से अमेरिकी जहाज को, अमेरिकी शिप को पहले चेतावनी दी जाती है और उसके बाद जब नहीं माना अमेरिकी शिप तो हमला कर दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने। इधर हॉर्मुज में दक्षिण कोरियाई जहाज पर हमला हुआ है। हमले पर दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री का दावा। हॉर्मुज में दक्षिण कोरिया से जुड़े जहाज पर अटैक हुआ है। धमाके के बाद जहाज में आग लग गई। जहाज पर 24 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। तो देखिए, ये बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट है। अमेरिकी जहाज पर हमला हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप का इस पर बयान आया है। अमेरिकी जहाज पर हमला नहीं हुआ, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि कोरियाई जहाज को बनाया गया निशाना, किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा है, अमेरिका का कोई जहाज हिट नहीं किया गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ईरान की 7 छोटी बोट्स को बल्कि हमने मार गिराया है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है और एक तरह से वो खारिज कर रहे हैं कि जिस जहाज पर हमला हुआ वो अमेरिकी नहीं था, वो कोरियाई जहाज था जिसे निशाना बनाया गया है। तो हॉर्मुज में टकराव बढ़ गया है। अरब में भीषण युद्ध की ये आशंका बढ़ा रहा है। ईरान का हमला और उस पर यूएस ने क्या कहा, जरा उसको ऊपर गौर करते हैं। हॉर्मुज में अमेरिकी शिप पर हमला हुआ, ये खबर है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी नहीं, दक्षिण कोरिया के जहाज पर हमला किया गया, ये अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है। 2 मिसाइलों से यूएस के जहाज पर अटैक किया गया। इस पर यूएस ने क्या कहा, 7 ईरानी बोट को मार गिराया हमने। तो देखिए, अमेरिका एक तरह से खारिज कर रहा है इस खबर को जिसमें कहा जा रहा था कि अमेरिकी शिप पर ईरान ने हमला किया है, हमले में अमेरिकी जहाज को नुकसान पहुंचा है। ये ईरान से खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी शिप पर हमले का दावा ही बेबुनियाद है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप इस हमले की बात को खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो साउथ कोरियाई शिप था, अमेरिकी शिप पर हमला तो हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, ये कहा है अमेरिका ने। और ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज से किसी जहाज को हम गुजरने नहीं देंगे, हॉर्मुज पार करने से पहले हमारी इजाजत जरूरी। बिल्कुल, और यूएस कह रहा है कि हमारे जहाज पर हमला हुआ तो हम इसे मिटा देंगे। ब्रिजेश सर, जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, मतलब हॉर्मुज में भी हमले हो ही रहे हैं, हमने ये भी देखा कि ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर अटैक कर ही दिया है, सीज फायर की बातें भी कही जा रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। ये दिशा, ये जो दिशा है, ये हर चीज की दिशा है, ये युद्ध की तरफ ही तो जाती दिखाई दे रही है। मतलब एक बार को लग रहा था कि अब दोनों जंग नहीं करेंगे, लेकिन ये जो टेंशन है इसको एस्केलेट करने के लिए हर वो चीज हो रही है जो अक्सर जंग में होती है। जी हाँ रवि, ये बात सही है कि ईरान रेलेवेंस दिखा रहा है अपना। अगर हम बात अभी अब कुछ क्षणों पहले हुई थी कि यूएई में अल फजीरा में इसने जो अटैक किया था उसका भी कारण था, क्योंकि यूएई की जो पाइपलाइन है वो हॉर्मुज को बाईपास करते हुए पूर्वी किनारे पे ओमान सी में ये खुलता है, तो वो जगह बाहर रही है हॉर्मुज के। तो ईरान का मानना ये है हॉर्मुज के ऊपर में जो तबाही मच रही है दुनिया में उसको बरकरार रखना, उसको रिलेवेंट रखना, और वो जब तक की संधि नहीं हो पाती है, बातचीत नहीं हो पाती है, वो ऐसा करता रहेगा। जो कल ऑपरेशन फ्रीडम जो शुरू किया अमेरिका ने, ये भी वही कहानी थी। लोग, पूरी दुनिया हाहाकार हो गया है, त्राही मच गई है।
तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी एक नया मोड़ दिया कि देखिए हम इसको खोल रहे हैं, हम फोर्स से इस्तेमाल करेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा, जो कि नहीं हो पाया है। शिप्स तभी जाएंगी जब वहाँ पे उनको खतरा नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी तभी इंश्योर करेंगी शिप्स को जब वो उनकी प्रीमियम मायने रखती हो। तो इस माहौल के अंदर जो चल रहा है, मेरे ख्याल है शायद पीछे बातचीत भी चल रही है यूएस और ईरान के बीच में, और ईरान के अंदर शायद कोई एक घटक नहीं है, वहाँ भी बहुत तरह के लोग बात कर रहे हैं। IRGC है या पुराने कट्टरपंथी हैं या उनके चुने हुए लोग हैं, कौन वहाँ पे बातचीत कर रहा है, कौन जिम्मेदारी के साथ है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ऐसा भी समय है कि जो भी जिम्मेदारी लेगा उसकी मट्टी पलीत होगी। तो ईरान, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और आपसी मतभेद की तरफ भी आप इशारा कर रहे हैं। और जाहिर है उन तमाम खबरों को बल मिला है यूएई पर हुए हमले के बाद। और देखिए, ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका, बड़े सैन्य अभियान शुरू कर सकता है अमेरिका, ये जानकारी मिल रही है। तैयारियों को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने खुद ये दावा किया है। और इस बीच देखिए, जीसीसी सचिव ने ईरानी हमलों की निंदा की है। खाड़ी देशों ने ईरानी हमलों की निंदा की है। यूएई पर जो ईरान की तरफ से हमला किया गया है वो सीधे सीधे संप्रभुता का उल्लंघन है, ये जीसीसी की तरफ से कहा गया है। खाड़ी देशों ने ईरान के इस हमले की कड़ी निंदा की। तो देखिए, लगातार इस पर रिएक्शंस भी आ रही हैं जो ईरान ने अटैक किया है। और इस बीच खबर ये आ रही है कि इन हमलों की निंदा हुई है, वहीं दूसरी तरफ यूएई में ईरानी हमलों की जो निंदा है, जो उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। यूएई, कुवैत ने यूएई के प्रति एकजुटता जताई है, कुवैत ने एकजुटता जताई है और कहा है कि ये हमले सही नहीं हैं। इन हमलों को करके एक तरीके से पाप किया है ईरान ने। तो ईरान के इस हमले की हर तरफ से आलोचना हो रही है। यूरोपियन यूनियन ने भी निंदा की है, कुवैत की तरफ से भी निंदा की गई है, जीसीसी यानी खाड़ी देशों के संगठन ने भी इसकी निंदा की है। ईरान ने यूएई पर किया अटैक और ईरानी हमले में 3 भारतीयों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है। 3 भारतीय भी ईरान के इस हमले में घायल हुए हैं जो कि यूएई में मौजूद थे। ये जानकारी साझा की गई है देश के साथ। और ईरानी हमलों के बाद यूएई में अलर्ट है, स्कूलों में डिस्टेंस लर्निंग की घोषणा की गई है और यूएई के शिक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। तो पिछले 20 दिनों से सब कुछ शांत चल रहा था, लेकिन यहां पर शांति भंग होती हुई नजर आई है। यूएई और ओमान पर ईरान ने हमला किया है। यूएस सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरानी हमले की निंदा की। यूएई पर हमला कर ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है, यह लिंडसे ने कहा। जहाजों पर हमला कर सीजफायर को तोड़ा ईरान ने। अमेरिका को तुरंत सैन्य कार्रवाई कर देनी चाहिए, यह कह रहे हैं लिंडसे ग्राहम। तो अब सवाल यह है कि अमेरिका क्या फिर ईरान पर हमला करेगा? यूएस सेना ने क्या कहा है, एक नजर उस पर डालते हैं। ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान जल्द शुरू होगा। ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी सेना तैयार है। जहाजों की सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करेंगे, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। जी हां, अमेरिकी जहाजों को खतरा होने पर ईरान पर हमला होगा। क्या हमले के लिए ट्रंप ग्रीन सिग्नल दे देंगे? ट्रंप ने सोमवार को प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत की। हॉर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही जरूरी है, यह कहा। यूएई के पोर्ट और अमेरिकी शिप पर ईरानी हमले से तनाव बढ़ गया है। युद्ध विराम खत्म करने को लेकर अभी कोई आदेश नहीं है। कमांडर बिक्रमजीत सिंह, इस हमले को आप कैसे देखते हैं और क्या ईरान के यूएई और ओमान पर किए गए इस हमले के बाद एक तरह का लाइसेंस नहीं मिल जाएगा अमेरिका को ईरान पर हमला करने की? एक बड़ी वजह तो नहीं दे दी है ईरान के मौजूदा हुक्मरानों ने? मुझे मार वाली बात बिल्कुल साबित हो रही है, इसका एग्जाम्पल है। देखिए, थोड़ा सा हमें एक बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि ईरान के पास एक ही लीवर बाकी था, वो था हॉर्मुज।
और वो उस लीवर को यूज़ करके अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर रहा था, जो कि बहुत ही 2 महीने से ज़्यादा के युद्ध में बहुत बुरी तरह से हिट है। लेकिन उसका भी एक तोड़ जब यूएस ने निकाला, यूएस ने डायरेक्ट ब्लॉकेड ना करके इनडायरेक्ट ब्लॉकेड करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि उन्होंने बे ऑफ बंगाल में भी जाके शिप्स को बोर्ड किया, जो कि वहाँ से ईरानियन कार्गो लेके जा रही थी या लेके आ रही थी। तो उसको भी यूएस ने, तो उनकी क्योंकि रीच बहुत ज़्यादा है, उनके वेसल्स बहुत ज़्यादा है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं, उन्होंने ये कर पाए। उसका भी ईरान जो भी है उसको भी वो झेलता रहा। लेकिन अब जब हॉर्मूज के अंदर आके ही प्रोजेक्ट फ्रीडम जो लॉन्च किया है अमेरिका ने, ये बोल के कि सारे देशों ने उनसे आग्रह किया कि आप प्लीज़ इस जो भी एनर्जी क्राइसिस है इसको नॉर्मलाइज कीजिए। हालांकि ये बात अलग है कि एनर्जी क्राइसिस उन्हीं के एक्शन की वजह से हुआ है, तो उसको नॉर्मलाइज कीजिए। तो जब उन्होंने इन मर्चेंट वेसल्स को एस्कॉर्ट करना शुरू किया और मुझ से निकाल के एस्कॉर्ट करना शुरू किया, जो बहुत दिनों से वहां फंसे हुए थे, उन्होंने ये भी कहा कि जो वेसल्स थे इनके पास, ऑब्वियसली जो भी मर्चेंट वेसल्स होते हैं उनके पास लिमिटेड सप्लाईज होते हैं, लिमिटेड खाना होता है, लिमिटेड पीना होता है, लिमिटेड लोग होते हैं, लिमिटेड फ्यूल होता है, और कार्गो एवरी डे एवरी मिनट उसके बहुत ही उनको हर्जाना भरना पड़ता है, क्योंकि टाइम इज मनी। तो इसीलिए उन्होंने ये किया। अब जब ईरान को नजर आया कि ये तो वो भी जो कंट्रोल करना चाह रहे थे वो भी उनके हाथ से निकला जा रहा है, तो ये शायद उनका एक ऐसा लास्ट डिच काइंड ऑफ एफर्ट था जी टू से कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते हैं। आपको बात, जब हम बातचीत की उस पे आ गए थे, हम उस मोड में आ गए थे, नेगोशिएशन वाले मोड में, वो आपने आउटराइट मना कर दिया। आपने आउटराइट मना कर दिया कि हमें आपकी बातें स्वीकार ही नहीं है, हम नेगोशिएशन करेंगे ही नहीं। तो ये इसका जो मेन चीज निकल के आ रही समीर जी, कि ये वॉर चाहे आपको हालात लग रहे हैं बनते हुए, लेकिन ये शांति वार्ता के बिना इसका सोल्यूशन मेरी तरफ से तो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी आपने बताया था कि ईरान की पूरी नेवी ध्वस्त हो गई है, उनके पास छोटे मोटे फास्ट अटैक क्राफ्ट रह गए हैं जो सिर्फ मात्र मर्चेंट वेसल्स को डराने के काम आ सकते हैं, क्योंकि मर्चेंट वेसल्स के पास खुद की सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं होता। चाहे वो इतने बड़े दिखते हैं आपको, 400-400 मीटर के होते हैं, 50-50 मीटर चौड़े होते हैं, उनके पास अपनी सिक्योरिटी के लिए एक आधा पिस्टल भी नहीं होता है। तो उनको धमकाना और एक यूएस नेवी के वॉरशिप से पंगा लेना, ये दो बहुत ही जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। तो इसीलिए ये ईरान का एक लास्ट डिच एफर्ट है। मैं ये कहूँगा बिल्कुल ही काउंटर प्रोडक्टिव है, बातचीत से ही इसको हमें सुलझाना चाहिए। राइट। लेकिन ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला कि अमेरिका को तो एक तरह से खुला हाथ मिल गया है, उनको एक रीजन मिल गया है और उनको लाइसेंस टू किल मिल गया है। और आगे अब देखते हैं समीर जी क्या होता है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल सर यही है कि यहां से अमेरिका का अगला मूव क्या होगा ईरान के खिलाफ। क्या एक बड़े अभियान की फिर से अमेरिका शुरुआत करेगा? और अमेरिका से इस वक्त की देखिए बड़ी खबर आ रही है, व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग। जी हां, बड़ी जानकारी है। कुछ ही देर पहले गुजरा था वेंस का काफिला और फायरिंग के बाद हमलावर भाग गया, यह भी जानकारी सामने आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप भी व्हाइट हाउस में मौजूद थे। तो देखिए फायरिंग की एक और घटना सामने आई है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तब की तस्वीरें हैं जब फायरिंग की आवाजें आई अमेरिका से। इस वक्त की बड़ी खबर, व्हाइट हाउस के पास एक बार फिर से फायरिंग की खबर सामने आई है। मनीष, क्या है ये मामला? और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के अंदर भी इस तरह की फायरिंग, खासकर व्हाइट हाउस से रिलेटेड लोगों या व्हाइट हाउस के आसपास फायरिंग का सिलसिला रुक नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए व्हाइट हाउस के आसपास जिस तरह से गोलियां चल रही है, पहली बार तो मुझे यही लगा कि किसी अफ्रीकी देश से ये इंफॉर्मेशन आ रही हो, लेकिन जब यूएस सीक्रेट सर्विस ने खुद इस बात को बताया और तफसील से जानकारी दी कि एक आदमी हथियार लेकर आया था और व्हाइट हाउस के पास जो 15 स्ट्रीट है वहाँ पर यूएस सीक्रेट सर्विस के जो सादे वेश में सुरक्षाकर्मी रहते हैं, उन्होंने उसे देखा और फिर सीक्रेट सर्विस के जो वर्दीधारी लोग थे उनको उन्होंने इन्फॉर्म किया कि फलाने व्यक्ति के पास हथियार है। जब उसको चेंज किया गया तो वो भागने लगा और उसने गोलियां चलाई। तो उसके जवाब में यूएस सीक्रेट सर्विस की तरफ से गोली चलाई गई और उसके बाद इनका ये पूरा घटनाक्रम है। लेकिन मसला ये नहीं है कि एक आदमी हथियार लेकर आया, मसला ये है कि व्हाइट हाउस के आसपास की अब ये घटनाएं रूटीन में हो गई है। एक हफ्ते पहले हमने देखा कि व्हाइट हाउस से महज 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर किस तरीके से जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप थे वहां पर हमले की कोशिश की गई। अब एक आदमी हथियार लेकर यहां आ गया दोबारा से व्हाइट हाउस पे। हालांकि अमेरिका में हथियार लेकर चलना कोई नई बात नहीं है, वो हथियार लेकर चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, जहां पर व्हाइट हाउस है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति हैं,
जहां से अमेरिका के उपराष्ट्रपति वहां पर मौजूद हैं, वहां अगर हथियार लेकर कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है तो यह साफ तौर पर लगता है कि ट्रंप को यह सोचना चाहिए कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था नरक जैसी नहीं हो गई है। जो दूसरे देशों को कभी नरक कहते थे, आज हालत यह है कि वॉशिंगटन में खासकर व्हाइट हाउस के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था नरक से बदतर होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। दूसरे तमाम देशों को ज्ञान देने वाले अमेरिका में खुद सुरक्षा के क्या हालात हैं ये तो पता ही चल रहा है। एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ऐसा लगता है कि इस तरह की बड़ी हिंसक घटनाएं भी अब अमेरिकी समाज में आम हो गई। इसके बारे में तो अमेरिका के लोगों और अमेरिका के सत्ताधारी नेताओं को ही सोचना होगा। ईरान और अमेरिका में तनाव के बीच TV9 की टीम ईरान में मौजूद है। हमारी संवाददाता सुमेरा खान लगातार ईरान से ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रही है। सुमेरा खान ईरान के कुम पहुंची, जहां सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के समर्थन में लोग प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे। आइए आपको वो रिपोर्ट भी दिखाते हैं। TV9 भारतवर्ष आप पहुंचा है कुम में, इस जगह जहां आपने अभी देखा लिखा है इंडियन मौक़िफ़, यानी ये हिंदुस्तानी लोग जो यहाँ कुम में रहते हैं, जिसमें बहुत से छात्र हैं, बहुत से व्यापारी हैं जो यहाँ रहते हैं कुम में, वो ईरान में जिस तरह से लोग जगह जगह इकट्ठा होकर डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं, अपनी फ़ौज की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनको वो ये संदेश दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। उसी तरह से जो भारतीय लोग यहाँ रहते हैं कुंभ में, वो भी उसमें शामिल हैं और इस वजह से उन्होंने ये मौक़िफ़ लगाया है। मौक़िफ़ मतलब यहाँ पर लोगों को शरबत दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, हम पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो तस्वीरें वो आप बयां करते हैं कि वहाँ पर किस तरह से ये शरबत बनाए जा रहे हैं, लगातार पानी दिया जा रहा है। सड़क पे जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें पानी पिलाया जा रहा है, उन्हें शरबत पिलाया जा रहा है और ये सिलसिला लगातार जारी है। तो ये भारतीय लोगों का, हिंदुस्तानी लोगों का, जिसमें बड़ी तादाद में कुंभ में रहने वाले छात्र भी हैं, व्यापारी भी हैं, बहुत से और लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, वो इसमें शामिल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए भारतीय झंडा किस तरह से वो लहरा रहे हैं। यहाँ सड़क से जो भी गुजर रहा है उसको ये शरबत और पानी दिया जाता है। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, हम तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, ये जो हिंदुस्तानी लोग हैं यहाँ कुंभ के, वो इकट्ठा हुए हैं। महिलाएं भी हैं जो भारत से ताल्लुक़ रखती हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हैं और इन तमाम लोगों का जो सिलसिला है। और ये देखिए, ये इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं ये आपको दिखाई दे जाएंगी। यानी यहाँ पर आपने देखा किस तरह से शरबत और पानी देने का सिलसिला जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं वो भी अपने साथ इसी तरह से झंडे लेकर गुजरती हैं, या वो भी इसी तरह से शाम होते ही आपको ईरान में इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं जहाँ लोग घरों के बाहर निकलते हैं। तो ये एक तरह से एक कम्युनिटी के तौर पर इकट्ठा होने का भी सिलसिला है, एक जज्बा है जिसमें वो एक साथ आना चाहते हैं। समर्थन भी है, जो कुछ हो रहा है तेहरान में उसका समर्थन भी करना चाहते हैं और उस वजह से भी हमें ये और इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती है। देखिए, जो गाड़ी आपको पीछे से मेरे गुजरते दिखाई देगी, सब गाड़ियों में आपको झंडे दिखाई देंगे, ईरान के जो फ्लैग्स हैं वो लेकर लोग निकल रहे हैं, बच्चे हैं हाथ पे, तो एक तरह का सेलिब्रेशन आपको लगेगा कि सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कहना यह है ईरान के लोगों का कि हम जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, उसको हम ये कहना चाहते हैं कि हम उसमें एक साथ हैं और इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। हम एक बार फिर आपको इन तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे। देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो जा रहे हैं और यहाँ से जो झंडे हैं वो आपको दिखाई देंगे, यहाँ जो फ्लैग्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, हिजबुल्लाह का फ्लैग भी दिखाई देगा और ईरान का फ्लैग भी दिखाई देगा, लेकिन साथ ही हिंदुस्तान का फ्लैग भी दिखाई देगा। तो ये जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से कुंभ में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सिर्फ कुंभ ही नहीं, ईरान भर में इसी तरह से लोग डेमोन्स्ट्रेशंस में रोज़ शाम में मौजूद रहते हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमेरा खान, कुंभ से। और TV9 संवाददाता सुमेरा खान ने कुंभ में प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की, वो क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। ईरान में आकर जगह जगह इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, उसमें तमाम लोग शामिल हैं। ये यहाँ भारतीय मौक़िफ़ भी हो, इसके पीछे क्या सोच है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पीछे एक ये सोच है, एक पैगाम देना ईरान की आवाम को कि इस जंग में हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तानी आवाम और भारतीय लोग जो हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा एक सिविलाइजेशनल रिलेशन है, हमारा कल्चरल रिलेशन है और हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है ईरान के साथ। इस जंग में जो हक और बातिल की जंग है
पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोग आपके साथ हैं और हम भारतीय भी, हम हिंदुस्तानी भी आपके साथ शाना बजाना खड़े हैं। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश है मौक़िफ़ के ज़रिए से, सबीलों के ज़रिए से, पानी शरबत पिलाने के ज़रिए से कि एक पैगाम दिया जाए, एक मोहब्बत ईजाद की जाए। यहाँ मौक़िफ़ पर आए हुए भी सब ये हिंदुस्तानी बिरादरान हैं अपने, और सब माशाल्लाह दिलो जान से लगे हुए हैं और मौक़िफ़ में जो है हर तरह की शिरकत उनकी जारी है। तो मुहर्रम में और चहलुम में हमेशा मौक़िफ़ लगते हैं यहाँ पर, यहाँ का कल्चर है मौक़िफ़। लेकिन जब से आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी ख़ामेनाई रहमतुल्लाह अलैह की शहादत वाक़ हुई है, उस वक्त से पूरे ईरान में मौक़िफ़ों का सिलसिला जारी है। आज जो भी हो रहा है ईरान के साथ, जो भी हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। यानी हर एक चीज़ जो अमेरिका कर रहा है ईरान के साथ, वो असलन काबिल कबूल नहीं है। यानी असलन वो चीज़ जो कर रहा है, जो हॉर्मोज पे वो बंद करके बैठा हुआ है, लेकिन वो आज करने की जो उसने जो किया है वो काबिल कबूल नहीं है। अमेरिका का टेररिस्ट अटैक हुआ था यहाँ पर, और जो है काफ़ी छोटे बच्चियों की शहादत और रहबर की शहादत और दूसरे सिविलियंस की भी शहादत हुई थी। तो तकरीबन 2 महीने से रोज़ रात में, रात को 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, कहीं कहीं रातों में तो जो है रात को 2 बजे तक जो है आपको यही नज़ारा रास्ते पर दिखाई देगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े व्हील चेयर्स पर, यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा क्राउड हो जाती है कि जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लोग जो है एक हद तक नाराज़ है क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। लेकिन ये लोगों को ये भी पता है कि इसका रूट कॉज क्या है, और रूट कॉज जो है वो अमेरिकन एग्रेशन है। वो ये है कि इसराइल बार बार आके इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट कर रहा है। अब एक तरफ से अमेरिका जो दावा करता है कि मैं ईरानियन लोगों की मदद करना चाह रहा हूँ, अब वही अमेरिकन आके ईरानी लोगों को जो है मेडिसिन नहीं दे रहा है। तो ये कौन सी मदद है? अब एक तरफ से कहते हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, और आप जो है आके मीनाब पे स्कूल, बच्चियों की स्कूल के ऊपर जो है वो मिसाइल मार देते हैं, और जिसमें 168 जो इनोसेंट बच्चियां जो है वो शहीद हो जाती है। तो ये किस तरह की मदद है? अब ये लोगों के लिए क्लियर है कि ये मुश्किलात जो है अमेरिका की वजह से, इसीलिए तो ये रोड पर आ रहे हैं। और ईरानी राष्ट्रपति और आईआरजीसी में मतभेद की खबरें हैं। यूएई पर हमले के मुद्दे पर एक मत नहीं है। आईआरजीसी के एक्शन पर राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने नाराजगी जताई है। पेज़ेश्कियान ने हमलों को पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना बताया है। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से यह खबर सामने आई है। तो देखिए, यूएई पर हमले के बाद ईरानी सत्ता और आईआरजीसी में मतभेद की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कितनी सच कितनी झूठ, इसकी कॉन्फर्मेशन इस वक्त कोई नहीं कर सकता। ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान आईआरजीसी से नाराज बताए जा रहे हैं। पेज़ेश्कियान की आईआरजीसी प्रमुख से तीखी बहस हुई है। आईआरजीसी के हमलों को गैर जिम्मेदार करार दिया गया है। हमले सरकार को जानकारी दिए बिना किए गए। पेज़ेश्कियान ने आईआरजीसी के रवैये को पागलपन करार दिया है। पेज़ेश्कियान ने परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। ईरानी सत्ता में मतभेद की खबर है। सरकार और आईआरजीसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, मतभेद है। खामनेई की मौत के बाद आईआरजीसी निरंकुश हो गई है। आईआरजीसी कमांडर राष्ट्रपति की बात तक नहीं सुन रहे। आईआरजीसी अमेरिका से वार्ता से नाखुश है। यूएई पर हमले के पीछे आईआरजीसी का मनमाना फैसला बताया जा रहा है। और तेहरान में टीवी9 संवाददाता सुमैरा खान ने ईरानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मरांडी से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने क्या कहा, देखते हैं। This blockade or this economic pressure that America is trying to put on Iran, how do you see this? Can this also escalate into a war? Well, we are already in war. We are already at war. The blockade is war. It is an act of war. And so it is a continuation of the 39 days of airstrikes and missile strikes on Iranian civilian targets. And remember, they focused on civilian targets because they could not destroy our underground missile bases and underground drone bases and underground factories that produce them. So in their rage, they would bomb and slaughter women and children for 39 days. Now they're trying to strangle women and children because the blockade is not against the Iranian armed forces. They're trying to prevent food from getting into the country, medical supplies. These are two barbaric regimes that we're dealing with.
but we will persevere. We will, just as we did during the 39-day war. The deal that America and Donald Trump keeps talking about, and Iran has been saying that the ceasefire terms have not been implemented. How close do you see is America and Iran to reaching any kind of agreement on that, as in America agreeing to the ceasefire conditions completely, or that space is completely closed, or only backroom channel negotiations are the way forward? Well, there are no backroom negotiations. There are messages that go back and forth. The only time that we negotiated with the Americans was during that one day in Islamabad. Before and after that, it's just been messages going back and forth. For the Iranians, the siege has to be removed, and a ceasefire has to be implemented in Lebanon and across the region. These are conditions that the Iranians have put forth, and these are conditions that the Americans accepted. And simply because Netanyahu doesn't want to do something, or the Zionists don't want something, that is not acceptable to Iran. And I think it's really important that countries across the world, including India, start putting pressure on the Americans and the Israelis and tell them enough is enough. You're sacrificing the entire global economy. You're sacrificing the well-being of people across the world, including in India too, for the sake of this small genocidal regime. और वहीं ईरान के हमलों को लेकर अमेरिका ने दावा किया है कि हॉर्मुज में ईरान के 7 छोटे जहाज तबाह कर दिए गए। हमारे किसी जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ये देखिए, अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान की जो 7 छोटी बोट्स थी, जो जहाज थे, उन्हें तबाह कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका के किसी जहाज को ईरान ने नुकसान नहीं पहुंचाया है। और ट्रंप ने ईरान को दी नई धमकी, यूएस जहाज पर हमला बर्दाश्त नहीं, यूएस जहाज पर अटैक किया तो धरती से मिटा देंगे। और धमकी सिर्फ अमेरिका से ही नहीं आ रही, ईरान से भी आ रही। ईरान ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है कि हॉर्मुज से कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा। हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरानी फोर्स की इजाजत जरूरी है। तो ईरान लगातार बताने की कोशिश कर रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अभी भी उसका फुल कंट्रोल है, पूरा नियंत्रण है, और कोई भी जहाज अगर ईरानी फोर्सेस की अनुमति के बिना यहां से गुजरता है तो उसे मार दिया जाएगा, उस पर हमला कर दिया जाएगा। और IRGC ने यूएस के दावों को खारिज किया है। हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं गुजरा, ये ईरान ने कहा। हॉर्मुज से कमर्शियल जहाज या तेल टैंकर नहीं गुजरे। यूएस ने 2 कमर्शियल जहाज गुजरने का दावा किया था। तो ईरान के हमले पर अमेरिकी प्रतिशोध की है यह कहानी। क्या है अमेरिका का दावा, आपको बताते हैं। हॉर्मुज में ईरान के 7 छोटे जहाजों को अमेरिकन फोर्सेस ने तबाह कर दिया है, यह अमेरिका दावा कर रहा है। हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा है। यहां पर एक तरह की क्लैरिटी दी गई है, सफाई दी गई है इस बात को लेकर कि हमारे किसी जहाज पर ईरान ने हमला नहीं किया है, सिर्फ दक्षिण कोरियाई जहाज को नुकसान हुआ है ईरान के हमले में, यह बताया गया। दक्षिण कोरिया के मालवाहक जहाज पर हमला हुआ है, यह यूएस का दावा है। और हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के लिए यूएस का प्रोजेक्ट फ्रीडम, जिसके तहत इन जहाजों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत 100 से अधिक विमान तैनात किए गए हैं, 100 से अधिक विमानों को इंगेज किया गया है ताकि इन शिप्स को वो सुरक्षित निकाल सके। अब सवाल यह है समीर कि अमेरिका एक तरफ हॉर्मुज पर कंट्रोल बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के ताजा हमले इस तनाव को और ज्यादा बढ़ाते दिखा। बिल्कुल सही बात है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान कोई समझौता करता हुआ नजर आ नहीं रहा है, उसका रुख काफी आक्रामक है, और जो कुछ हुआ है वो अपने आप में बड़ा विनाशकारी साबित हो सकता है ईरान के लिए, क्योंकि यूएई और ओमान पर हमला कर दिया गया है, वो भी तब जबकि अभी सीज फायर लागू है।